लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर स्ट्रेट लाइन ने कल पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात की, बशीर अहमद रुनियाल से बात की। उन्होंने ये कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स का जहां तक ताल्लुक है वो 1967 से लेकर 1984 की दहाई में खत्म हो चुके थे। उन्होंने मिसालें भी दी, अनंतनाग की मिसाल दी, बानिहाल, रामबन, उन इलाकों की मिसालें भी दी। लेकिन एकजुट जम्मू के पैटर्न और हिस्ट्री के एक, यूं कहिए कि हिस्ट्री के एक नोटेड प्रोफेसर, जिन्हें दुनिया एक बेहतरीन हिस्टोरियन के नाम से जानती है, और हिस्ट्री जम्मू यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक वक्त में शान रहे प्रोफेसर हरिओम मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात एकजुट जम्मू ने ही सबसे पहले सामने रखी थी कि जमीनों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आइए इनसे समझते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोफेसर मुझे बताइए कि जो पुराने रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जब हम उनसे बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जहां तक लैंड रिकॉर्ड का ताल्लुक है तो लैंड रिकॉर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारा खत्म हुआ है। वो कहते हैं कि लट्ठा जो था, चूंकि ये एक कपड़ा था, कपड़ा जो है वो खत्म हो गया, उसकी प्रिजर्वेशन की कोई टेक्निक हमारे पास नहीं थी। और जब हम पूछते हैं मसावी, तो उन्होंने कहा कि मसावी भी इसी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए सरकार के पास कोई तरीका नहीं था। आप इसको ऐसे देखिए, जो उन्होंने कहा, मैं इस पर यही बोलूंगा कि वो तो अपनी गलती मान रहे हैं। वो स्टेट या सरकार जो लैंड रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व नहीं कर सकती, मेंटेन नहीं कर सकती, तो उसको तो सरकार कहलाने का हक है कोई नहीं। और खास करके वो लोग जो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते रहे या काम कर रहे हैं, वो और जो उनके हेड्स जो हैं, वो डिवीजन कमिश्नर हों, वो डिप्टी कमिश्नर हों, वो तहसीलदार हों, वो गिरदावर हों, वो पटवारी हों, यही तो मेंटेन करते हैं इसको। और इनका काम क्या है? इनका काम यही तो है। ये आर्गुमेंट दे देना कि ये तो बड़े पहले ही बर्बाद हो गए, जब बड़े पहले खत्म हो गए, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये शरारत जो है ये बहुत पहले से चल रही थी, कि आप पता ही नहीं चलने दो कि गवर्नमेंट के पास लैंड कितनी है, फॉरेस्ट के पास कितनी लैंड है, लोगों के पास कितनी लैंड है, कौन इसका मालिक है। ऐसा तो शायद कहीं होता नहीं है। मेरी बड़ी उम्र हो गई, लेकिन ऐसा केस मैंने कहीं नहीं सुना कि एक दिन अखबार में खबर आ जाए लट्ठा गायब हो गया, मुसावी गायब हो गया, जो हल्का जो कंसर्न पटवार है वहां से भी गायब हो गया, जो इनका हाईली प्रोटेक्टेड जिसको आप सेंट्रल कार्ड रूम बोलते हैं वहां से भी गायब हो गया। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो उसे कोई डाउट नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि ये एक जबरदस्त एक साजिश थी। उस साजिश के तहत जो खास तरह के रिकॉर्ड जो थे उनको वहां से गायब कर दिया गया, और कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। किनको फायदा पहुंचाया गया इसमें जाने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कि जहां पर किन किन लोगों ने जो है मतलब ऐसी बातों का सब फायदा उठाया। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये रिकॉर्ड गुम हो गया। देखिए एरियाज कौन से हैं, वो चुआदी हो या सुंजमा हो। ये सुंजमा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बठिंडी भी इसके साथ ही लगती है। ये सारे का सारा एरिया जो है जहां पे आर्मी है। तो आप कर क्या रहे हो? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मेरा तो ये मानना है कि जो लोग जिन जिन लोगों के पास ये डिपार्टमेंट रहा, अब आपने तो बात पे कही है, अब उन्हीं की बात पे हम जाते हैं। तो वो डेट उन्होंने बोली कि तब से रिकॉर्ड जो थे बर्बाद होना शुरू हो गए, खत्म होना शुरू हो गए, तो एक्शन तो उन्हीं के खिलाफ लिया जाता है जो इसके इंचार्ज थे, जिनके ये कस्टडी में हुआ करता था। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मुझे पता है कि उसने ये चोरी की, तो आप उसको पकड़ो ना। तो अभी कल पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है, कल के अखबार में ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको कहा कि उन लोगों के खिलाफ मामला बड़ा सीरियस है, जो माना उन्होंने मामला बहुत सीरियस है, उन लोगों के खिलाफ आप एफआईआर राज करो जिनके कंट्रोल में, जिनकी कस्टडी के अंडर ये जो रिकॉर्ड जो हुआ करते थे। हम एफआईआर के हक में नहीं है। एफआईआर का मतलब है प्रोसेस को डिले करना। जब आपको पता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड, किस किस एरिया के रिकॉर्ड, कौन उसके इंचार्ज थे, जब आपको पता है
तो समझता है FIR की जरूरत है नहीं, पहले आप उनको डिसमिस करो, पहले आप उनको जेल में भेजो, बाकी बातें जो है वो बाद में होंगी। प्रोफेसर साहब, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा फर्द कैसे करता था, अगर लट्ठा नहीं है, मसावी नहीं है, यानी आपको बस ट्रेस पेपर है ही नहीं, पता ही नहीं कि ये एरिया किसके पास है, क्या है, तो फर्द कैसे करता था। तो उन्होंने कहा कि इसमें गिरदावरी, जमाबंदी, उसको देखा जाता था, या मौके पर जाकर पटवारी देखता है कि भाई मौके की पोजीशन क्या है, मौके की पोजीशन देखकर जो है वो फर्द तैयार होता है। मगर मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है कि जब आप फर्द कटवाने के लिए जाते हैं और आप पटवारी की मिन्नतें करते हैं कि भाई इसका फर्द काटो, वो कहता है जी फलां रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, फलां रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, फलां रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। जिसको इन्होंने फर्द नहीं करना है उसका तरीका ये है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि पूरे शहर के फर्द कटे, इन इलाकों में फर्द ही नहीं कटे हैं, रजिस्ट्रियां भी हुई हैं, तो ये सब चीजें फिर हुई कैसे हैं अगर न लट्ठा है न मसावी है। क्या आपको लगता है कि जमाबंदी और गिरदावरी के ऊपर या किसी जगह खड़े होकर आप तय करते हैं कि जनाब ये जो है। मैंने पहले भी कहा ये बड़ा सीरियस मैटर है। आप इंतकाल कैसे करते रहे, आप फर्द कैसे काटते रहे, ये रजिस्ट्रियां कैसे होती रही, क्योंकि मैं तो खुद भी जानता हूं इन बातों को। जब हमने भी जमीन ली, बल्कि हमने तो गवर्नमेंट की जमीन ली, उसके बावजूद भी हमें पीछे भागना पड़ता था। फिर मेरी अपनी जमीन थी सुरजुआ में, वो आर्मी ने ले ली, और जब मैंने ली तो हमें कितने चक्कर काटने पड़ते थे, जो आप जैसे आपने कहा मेरे को। तो बड़ी देर के बाद जो है, जो मेरी जमीन जो मैंने खरीदी, जो ठीक जमीन, वो उसे मेरे नाम पे होने में काफी टाइम लगा। कितना टाइम प्रोफेसर लगा? कम से कम 7-8 महीने लगे होंगे। मैं आज जाता था, रिकॉर्ड नहीं है, आज जाता हूं पटवारी नहीं है, आज जाता हूं ये नहीं है, और बड़ी देर के बाद जो अल्टीमेटली वो जमीन जो थी वो मेरे नाम पे हो गई। आज वहां पे सड़क बन चुकी है, जो आर्मी की जो सड़क है। दैट्स नॉट द इशू। द इशू ये है कि मैं इस जगह पे जो जहां पे बैठा हुआ, मैं कैसे बैठा हुआ हूं। मैं इस जगह पे इसलिए बैठा हुआ हूं, तो ये जगह लीगल है कि मैंने एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने ये जमीन ली, कोर्ट में गया, दोनों पार्टी जो थी वहां पे साइन हुए और अल्टीमेटली रजिस्ट्री हुई, ये जमीन मेरी होगी। जम्मू में तो ऐसे मुझे हजारों ऐसी प्लाट होंगे जहां पर तो सब ऐसे काम चल रहा होगा, क्योंकि आपने बगैर रिकॉर्ड के फर्द काटे, आपने बगैर रिकॉर्ड के इंतकाल कर दिए, आपने बगैर रिकॉर्ड के लोगों के नाम पे जमीनें कर दी। ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं, बड़ी पुरानी क्या, मतलब आज से 10-12 साल पुरानी। जब ये असिस्टेंट क्या नाम है इनका, अकाउंटेंट जनरल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे 2013 में, और उसमें उन्होंने कहा था कि द बिगेस्ट एवर लैंड स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर, जिससे उन्होंने ये कहा था, उन्होंने बोला था 24 लाख कनाल जगह मोस्टली जम्मू में थी, वहां कश्मीर में थी 4-5 लाख, 25 लाख करोड़ का स्कैम बोला। 25,000, लेकिन वो तो था जो तब की जो इंफॉर्मेशन उनके पास। ये मैं एक ही बात कर रहा हूं। फिर फॉरेस्ट के बारे में, अब तो रिकॉर्ड हमारे पास हैं, मामले कोर्ट में चल रहे हैं, हमें नाम का पता है, इस आदमी ने इस जगह इतनी जगह जो है ग्रैब कर ली। और ये सरकार जो है, क्या वाकया ही इस जमीन की हिफाजत कर रही है, या इस जमीन को चोरों के हवाले कर रही है, माफिया के हवाले कर रही है। जैसे पहले तो आप रोशनी एक्ट आप उसको रिपील कर देते हो और एक कट ऑफ डेट देते हो, हालांकि वो ठीक नहीं थी जो आपने किया। उसके बाद जब आप एक्शन इनिशिएट करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, वहां पे लिख के देते हो हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। फिर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि माफिया और सरकार, या सरकार में कुछ लोग, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और ये सारा जो है ये मिलजुल के ये काम कर रहा है, और इनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह से जो भी जगह है, जहां भी जगह है, उस जगह को लूट लिया जाए। ये चल रहा है। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि फॉरेस्ट की जमीनों को लेकर जब बात हुई तो एक लिस्ट, बहुत लंबी लंबी लिस्टें जो हैं वो डिवकॉम, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, पूर्व डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने बड़ी लंबी लंबी लिस्टें जो है निकाली। वो सारी लिस्टें तो निकल गई, लेकिन उसके बाद मामला आगे बढ़ा नहीं, मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है, थमा हुआ है। उसके बाद कोई उन जमीनों के ऊपर कोई बात नहीं हुई, जबकि
बार बार लोग ये कहते हैं जी कि इन जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे हुए हैं और ये सारे अवैध कब्जे आपने खाली करवाने हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कहा और सरकार ने भी कहा, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कारण है, क्यों? ये सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और हाई कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार लताड़ा है इनको कि ना तो जो रेवेन्यू मजिस्ट्रेसी है वो साथ दे रही है, और ना ही फॉरेस्ट में कुछ लोग वो साथ दे रहे हैं, और हमेशा जो है हाई कोर्ट उनको क्या वार्निंग देती है, उससे काम नहीं चलता है। तो क्योंकि मैंने जैसे कहा कि नेक्सस है ये, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक कोर्ट भी क्या करेगी, कोर्ट जो है वो फैसला करेगी जब उसके पास प्रूफ आएगा। प्रूफ देगा कौन? या तो देगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या देगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और दूसरी बात आपने कभी ये नोट करनी चाहिए थी आपको, बड़ी बड़ी बातें हो गई है, रोशनी एक्ट भी हुआ, बड़ा कुछ हो गया। हम पीछे नहीं भी जाएं, अगर हम 2000 जब ये आए थे डॉक्टर फारूक, अच्छा 2001 के बाद की हम बात करें, कभी आपने किसी पोलिटिकल क्लास को सुना इन मामलों को हाईलाइट करते हुए? जिस दिन आपने ये खबर सुनाई उस दिन 2 खबरें थी अखबार में। एक खबर आपने पहले दे दी थी, वो आपने दी थी। दूसरी खबर जो थी वो लैंड रिकॉर्ड के बारे में थी। पहले खबर जो दी थी वो आपने दी थी, वो थी सेक्रेटेरिएट को लेकर, जिसमें 470 से ज्यादा लोग जो है कश्मीर से यहां पे जो है लाए गए। एक ही दिन 2 ये खबरें छपी हैं, दोनों फ्रंट पेज पे खबरें थी। मेरा अपना जब मानना था कि ये खबरें पढ़ के जम्मू में रिवोल्ट होगी, जम्मू की जो पोलिटिकल क्लास जो है वो बोलेगी। लेकिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़ी मीटिंगें भी हुई, डोगरा डोगरा भी हुआ, जम्मू जम्मू भी हुआ, बड़े लोग इकट्ठे भी हुए। आज तक एक भी स्टेटमेंट जो है एक भी पोलिटिकल पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर इशू नहीं की है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, एक होती कॉन्स्पिरेसी, इसको मैं बोलूंगा सिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी, कि जिसमें पोलिटिकल क्लास, जिसमें माफिया, जिसमें सरकार के कुछ लोग, जिसमें रेवेन्यू मजिस्ट्रेसी के कुछ लोग, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। तभी तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट जो रोशनी एक्ट को रिपील करती है, वही गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल देती है। वही गवर्नमेंट जो है, उनका क्या नाम है, अटॉर्नी जनरल, वो सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कोई ऐसा कोई बड़ा हार्श, कोई बड़ा हम सीरियस कोई एक्शन जो है हम तो वो लेने वाले हैं नहीं, तो मामला रुकेगा कैसे? ये परमात्मा ही जो है, मैं बाकी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है खास करके, ये तो परमात्मा जो है, मुझे लगता है वो कैसे चला रहा है। परमात्मा को, उनको भी मुश्किल आती होगी कि जहां सिस्टम ही रॉटन है, जहां आपको कोई एक भी टूल आपको ऐसा नहीं मिल रहा जो टूल जो है एक स्टेट ऑपरेटिव की तरह बिहेव करे, ऐसा तो कोई है नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। वही सरकार जो रोशनी एक्ट को रिपील करती है, वही सरकार रिव्यू पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में डाल देती है। तो आप पकड़ोगे किसको? पकड़ोगे आप आम आदमी को, जिसके पीछे कोई नहीं, जिसने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के कर्जे ले लेके 2 मरले जगह ली, 4 मरले जगह ली। अब वो जगह जो है वो भी ठीक है कि नहीं है वो भी पता नहीं है, हो सकता है ना। आप खुद ही तो बोल रहे हो, अखबारें बोल रही हैं ये, जा तो गवर्नमेंट बोलती कि ये जो खबर छपी है ये गलत है, लेकिन बहुत तो ऐसा होगा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ने एक्शन लेने की बात कही, और 3 दिन के बाद गवर्नमेंट ने जितने डीसी हैं 20 के 20 उनको ऑर्डर कर दिया, आप लिस्टें तैयार करो, कौन कौन से रिकॉर्ड, किस किस एरिया के रिकॉर्ड जो गुम हो गए हैं, और ये बड़ा सीरियस मैटर है, ये तो गवर्नमेंट कह रही है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में कुछ लोग तो अच्छे हैं ही है ना, कोई काम तो कर रहे हैं, कुछ तो है ही है ना, नहीं तो कोलैप्स हो जाता सारा। तो ही मैंने कहा ये काम कैसे चल रहा है ये परमात्मा ही जानता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ये मामला बड़ा सीरियस है। जैसे आपने कहा प्रोफेसर साहब कि मामला बहुत सीरियस है। इस मामले की सीरियसनेस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सीबीआई का प्रोब होना चाहिए, या आपको ये लगता है कि स्टेट की एजेंसियां सशक्त हैं और वो ये प्रोब कर सकती हैं? और ये भी आपके ध्यान में लाते हुए कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास रोशनी का मामला एक लंबे समय तक रहा, बाद में पूर्व जस्टिस गीता मित्तल रिटायर हो चुकी हैं, अब उन्होंने जिस तरीके से लताड़ा एसीबी को,
जिस तरीके से उन्होंने एसीबी को लताड़ा कि आपके पास इतने मामले आए और इन मामलों में आपने कुछ नहीं किया और बहुत कुछ कहा, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आप क्या चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई का प्रोब होना चाहिए, इस मामले में कोई सिट बननी चाहिए, या आपको लगता है कि इन एफआईआरों से और ये जो कुछ सरकार कर रही है इससे कोई फायदा होगा? देखिए, जो सरकार जहां पे है ये तो कुछ करने से रही, ये कुछ करने से रही। ये तो कुछ करने से रही। मैंने आपको वो एग्जाम्पल भी दी। देखिए, ऐसा लगता था कि जैसे जब ये सरकार, मोदी साहब की सरकार आई, पहले 5 साल छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरा टेन्योर था, जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया तो हमें लगता था कि जम्मू कश्मीर को लेकर पॉलिसी में जबरदस्त जो है तब्दीली आई है। तो जो सारी जो खराबियां हुई हैं उन सब का कागज लेकर उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आपने 370 तोड़ा, 35 तोड़ी, बड़े फैसले किए, लेकिन जिन लोगों की वजह से, जिन एलिमेंट्स की वजह से जम्मू कश्मीर में बर्बादी हुई थी, जिन लोगों की वजह में जहां पे जो सोशल हार्मोनी थी वो डिस्टर्ब हुई, जिन लोगों की वजह से जो जहां का सेंसिटिव एक सोशियो रिलीजियस पोलिटिकल इक्विलिब्रियम था, आपने वो डिस्टर्ब कर दिया। वो एलिमेंट्स जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक खास तरह से चलाया और खास तरह के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। सिस्टम तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है। 370 तोड़ दोगे, अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक लिखी हुई एक चीज है, एक उसे बात नहीं बनती। बात है कि जिन के हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन है, सत्ता है, पावर है, जब तक वो ठीक नहीं होंगे आप कुछ भी कर लो, फायदा होने वाला है नहीं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर डिपेंड करना ठीक नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सीबीआई प्रोब कह रहे हैं, हम तो एनआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो करे इसकी, वो प्रूव करे और सब। लेकिन उसके करने के पहले जो मोदी सरकार जो है, पहले वो फैसला कर ले कि हमने एक्शन लेना है। क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अब ये यूटी है, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यूटी की सरकार ने ही हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली है। दिल्ली में जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो मोदी सरकार, लॉ डिपार्टमेंट मोदी का है ना, तो उन्होंने भी डाली है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं डाली, लेकिन उन्होंने जब ये कह दिया एक्शन नहीं होगा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रूव तब होती है जब हुकूमत करने वाले कमिटेड हों कि हमने अब एक्शन लेना है, रास्ते में कोई भी आ जाए अब हम उसको बख्शेंगे नहीं। मैं नाम भी ले सकता हूं आपको, यही प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी ही हैं, और चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे साहब बी आर शर्मा। उन दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वो जगह है, ही पिटिशन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वही पिटिशन जो थी वो बी आर शर्मा को भेजी, उसमें लिखा इमीडिएट एक्शन। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कमेटी बना लो, आप इंक्वायरी करा लो, आप रिपोर्ट हमारे पास है, मेरे पास है। कौन सी कमेटी बनानी है आपने? किसी कमेटी किस लिए बनानी है? मैं आपको नाम दूंगा, कितनी जगह है, किस जगह पे है, किसने ली है, मैं दे सकता हूं नाम। जब मेरे पास, मैं तो एक ऑर्डिनरी शहरी हूं, जब मेरे पास सब कुछ है तो आपके पास नहीं? उनके पास कुछ नहीं है क्या? तो मैं ये कह रहा हूं, आप सीबीआई की इंक्वायरी करा लो, आप एनआई उसकी करा लो, कुछ होने वाला नहीं होगा तब जब सरकार ये फैसला कर ले कि वी मीन बिजनेस। हम अपनी जगह जो है, स्टेट की जगह स्टेट को मिलेगी, फॉरेस्ट की लैंड जो है वो फॉरेस्ट को मिलेगी। अगर ये फैसला करें तो इंक्वायरी करें। अगर लोगों को बेवकूफ बनाना है, जैसे लगातार होता रहा है, कमेटी बना दो, इंक्वायरी शुरू कर दो, ये होता है डिलिंग टैक्टिक्स। तो हम डिलिंग टैक्टिक्स के हक में नहीं है। जम्मू में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए इन हालात को मद्देनजर रखते हुए, जम्मू एक आम सिटी नहीं है,
जम्मू की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। जम्मू गया तो मामला दूर तक जाएगा। तो जब हम जम्मू की बात करते हैं, हम नेशन की बात करते हैं। तो इसलिए जम्मू में खराबियां होना, जम्मू में लैंड को लेकर मतलब इस तरह की शरारतें होना, लैंड पे तो सारा मामला है। तो जब लैंड को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर ऐसी सीरियस बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक्शन जो है वो लेना होगा। रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, हाई कोर्ट में रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, जहां पे और कोर्ट्स हैं वहां भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, और जब हमारा डिविजनल कमिश्नर उनके पास भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, एक जो जम्मू के आप पैटर्न हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका एक लंबा इतिहास रहा है। यूं मैं कहूं कि जो बुरा वक्त बीजेपी का था, तब प्रोफेसर हरिओम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2014 तक 67 साल लगभग होते हैं। 67 साल तक एक पार्टी, एक विचारधारा इस इंतजार में थी कि कभी हमारे पास जो है पूर्ण बहुमत होगा। तो आज पूर्ण बहुमत है, 370 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। वो सारी आइडियोलॉजिकल चीजें जिन पर आप लड़ाई लड़ते रहे, लाठियां खाई, डंडे खाए, थानों में गए, सब कुछ हुआ। तो क्या एकजुट जम्मू में के पैटर्न होने के बाद कभी महसूस होता है किसी वक्त आपको पुराने लोग कभी नजर आते हैं बीजेपी में, या पुराने बीजेपी के दोस्त आपके जिनके साथ आपने एक लंबा वक्त काटा, संघ में एक लंबा वक्त काटा, वो मिलते हैं, मुलाकात होती है? देखिए, आप मतलब मैन इज सोशल एनिमल, तो हमारी दुश्मनी थोड़ी होती है किसी के साथ। मैं आज यहां हूं, जो मेरे साथ है वो दूसरी जगह चले गए, जब वो बही रहे मैं बाहर आ गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि आपकी जो है वो पर्सनल रिलेशन खराब हो गए, दुश्मनी हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में वहां थे और किस माहौल से आप वहां से निकला है। तो दोस्ती हैं, मेरी भी इज्जत करते हैं, मैं भी सबकी इज्जत करता हूं। बाकी जहां तक इश्यूज की बात है, तो पर्सनल लेवल पे तो शायद वो एग्री करते हैं मेरे साथ, लेकिन क्योंकि उनकी अब कंपल्शंस हैं, तो वो सामने तो स्टैंड दूसरा ही लेंगे। पुराने लोग नजर आते हैं बीजेपी? नहीं नहीं, पुराने लोग तो अब एक्चुअली देखिए पता क्या हुआ है, एक्चुअली ये बीजेपी वो है ही नहीं। मतलब जो बीजेपी मतलब हमने देखी, या जिस बीजेपी में मैंने रह के काम किया, ये वो बीजेपी नहीं है। अब ये बीजेपी जो है ये बिल्कुल बदल चुकी है, और इसका बदलाव जो है ये शुरू हो गया था 96 के बाद ही। हालांकि मैं तो बीजेपी में था, इनका जो बदलाव था, लेकिन तब भी हमारी चलती थी। हम जो चाहते थे हम वो बोलते थे, और दिल्ली हमें कभी रोकती नहीं थी। मतलब मैं अपनी बात करता हूं, जब तक बीजेपी में मैं रहा, जो हमने जो हम सोचते थे कि बीजेपी की सोच है, हम उसी को ही बोलते थे, और हमें कभी किसी ने टोका भी नहीं, बल्कि दिल्ली वाले हम ही से पूछ के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो पोजीशन जम्मू बीजेपी पोजीशन ये थी कि नेशनल लीडरशिप जो है, जब तक वो हमसे बातचीत नहीं करती थी, वो जम्मू कश्मीर के बारे में लफ्ज नहीं बोलती थी। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या स्टैंड लेना है, क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोगों को वो कंसल्ट करते थे। तो भी मैं कह रहा हूं कि जब इनकी सीटें 11 आई, तो इनमें बदलाव आना शुरू हुआ। फिर क्या क्या हुआ, कैसे मतलब अपने लोगों को वोट नहीं देना, दूसरों को वोट दे देना, अखबारों में सब कुछ जो छपा हुआ, 8-8 MLA उनको फिर पार्टी से निकाल देना, ये सारी हमारे सामने सारी बातें हुई। चलिए, ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि मतलब बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से ही दूर हो जाएंगे ये। देखिए, आइडियोलॉजी हर की अपनी सोच होती है। कोई कहता है बीजेपी की जो सोच अच्छी है, कोई बोलता है बीजेपी की सोच अच्छी नहीं है, तो ऐसे ही चलता है। अच्छा, फिर लोग फैसला करते हैं कि हाँ बीजेपी की अच्छी नहीं है, बीजेपी को हरा देंगे वो। लेकिन इन्होंने अपने कोई ऐसे नहीं छोड़ा, इन्होंने सोच को लिख के छोड़ा। लिख के एक होता है कि हम कह सकते हैं भाई आपने मैंने बात तो ये कही नहीं, आपने गलत लिख दिया है, लेकिन इन्होंने लिख के जो है अपनी सोच को छोड़ दिया। मैं 1 मार्च 2015 का तो भी कह रहा था कि वो बीजेपी नहीं है। ये अब मेन स्ट्रीम वाली बीजेपी है। अब मेन स्ट्रीम जो है, मेन स्ट्रीम अच्छा लफ्ज है, नेगेटिव नहीं है।
लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ये जो मेन स्ट्रीम जो वर्ड है, मुझे बड़ा इरिटेट करता है, बड़ा तंग करता है ये। क्योंकि आप महबूबा मुफ्ती उसका मेन स्ट्रीम बोलते हो, जो रोज बोलती है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया, मुझे भरोसा है कि वो शरीला लागू कर देंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ये भी मेन स्ट्रीम वाले हैं, तो ये भी बात जो महबूबा बोल रही हैं ये भी बोल रहे हैं, और अखबारें जो हैं ये भी इनको मेन स्ट्रीम बोल रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो बीजेपी, जो आज की बीजेपी जो है, तो इसको भी हम मेन स्ट्रीम कैटेगरी में ही रखते हैं, क्योंकि अब ये वो बातें वो नहीं करती, वो बातें नहीं करती जिन बातों की वजह से बीजेपी जानी जाती थी। अब बीजेपी वही बातें करती है दूसरी लैंग्वेज में जो तंग करती हैं, जो लोगों की जो दुख तकलीफ है, जो लोगों के इशू जो हैं उनको सॉल्व नहीं करती। मतलब यही रेट्रिक हम जम्मू में देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े सीरियस इशू हो गए, इतने बड़े बड़े सीरियस इशू हो गए, बिल्कुल चुप है। मानते हैं हम, एनसी नहीं बोलेगी, पीडीपी नहीं बोलेगी, और लोग नहीं बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोलेगी, लेकिन इश्यूज ऑफ नेशनल इंपोर्ट अखबारों में आए होते हैं, और ये रूलिंग पार्टी इनको वैसे पता होता है, लेकिन जब अखबारों में आ जाए वो इशू पब्लिक बन जाता है। उसके बावजूद आप बिल्कुल चुप, कुछ बोलना नहीं है, और जब आप बोलोगे तो ऐसी बातें बोलोगे कि लोग जो हैं वो सोचेंगे कि इनको क्या हो गया है। तो बीजेपी अब वो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एकजुट जम्मू के पैटर्न प्रोफेसर हरिओम। आज भी बात वही, अंदाज वही, और इन्होंने बड़ी गंभीर बातें करी हैं और ये कहा है कि मामला एनआईए के हवाले कर दिया जाना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का मामला बड़ा संगीन मामला है। इस मामले में अगर आज सरकार पड़ताल कर रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खुर्द-बुर्द हुई है, जिसकी वजह से सरकार आज रिकॉर्डों को ढूंढ रही है कि रिकॉर्ड आखिरकार गए कहां। 4 जगहों से रिकॉर्ड गुम होना समझ से बाहर है, समझ से परे है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, ये कहना है प्रोफेसर हरिओम का।